नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पॉलिटिकल होते हुए भी मैं इसको नॉन पॉलिटिकल ही कहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा राजनीति की ही बातों में घुसे रहें। लेकिन चूँकि राजनीति इस पूरी दुनिया को संचालित करती है, इसलिए हम उससे बच भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज मोरलिटी की थोड़ी सी बात होगी, पॉलिटिक्स में मोरलिटी की, और जो ज़रूरी भी है और जो कहीं लगता है छूट गई होगी, या समय के साथ मोरलिटी अब किताबी बातें बन के रह गई। अभी जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा हुआ है, शिगोरू जी का, और उस इस्तीफे का बड़ा कारण वो ये है कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ उनकी हुई 15% टैरिफ पे, उसमें जापान को काफ़ी लॉसेज हुआ, उनका वहाँ काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ और उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद भारत में एक बड़े समूह पे ये चर्चाएं छिड़ी कि एक तरफ हम हैं जो खुद ही जीएसटी लगाते हैं, खुद ही जीएसटी कम करते हैं, पहले वाला भी मास्टर स्ट्रोक, दूसरे वाला भी मास्टर स्ट्रोक, और पूरे देश की मीडिया, गोदी मीडिया उस कदम को सही ठहराने में और आगे आगे उनकी तारीफ करने में अपना रोल अदा करती है। एक तरफ जापान है, एक तरफ हम हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, 1956 में एक रेल दुर्घटना हुई थी देश में, और उस रेल दुर्घटना में 150 लोग मारे गए थे। और उसके बाद जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं रेल मंत्री हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। पंडित नेहरू ने उनको मना भी किया, लेकिन वो माने नहीं और इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। 1956 से लेकर 2025 तक की भारतीय राजनीति ने बहुत दौर देखे लंबे, और दुनिया की राजनीति ने भी देखे। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी की शासन है, इससे पीछे और शासन रहे हैं, मोरलिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। राजनेताओं का एकमात्र जो उद्देश्य है वो किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना है, और चाहे इसके लिए देश की या देश की जन भावनाओं की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वहाँ से लेके 56 से लेके 25 तक पहुँचने में जो जो चीज़ें हमने गंवाई हैं, उनमें सबसे बड़ा यह है कि राजनीति में हमने मोरलिटी को गंवाया है। क्या इसके लौट आने की उम्मीद है? क्या हम कभी दूसरे जो देश हैं, जिनकी हम कहते हैं कि ये बहुत विकसित देश हैं, और हम वहाँ जाकर अपने जो कुत्ते हैं जब घुमाने ले जाते हैं, तो उनका जो वेस्ट है उसको भारत के लोग भी पॉलीथीन में डाल के और डस्टबिन में डालते हैं, और वही लोग जब बाहर से यहाँ आते हैं तो अपने कुत्तों को सरेआम यहाँ पे हम घुमाने ले जाते हैं, ये जानते हुए कि दूसरे देशों में हम उन्हीं रूल का फॉलो करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। तो मोरलिटी आम आदमी की भी गिरी है और नेताओं की भी गिरी है। ये क्यों गिरी है, इस पर आप जरूर अपने विचार बताना डॉक्टर साहब जी। हमें दुनिया के विकसित देशों की कहानियां हम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं कि वहाँ सड़कें बहुत क्लीन हैं, वहाँ लोग कूड़ा नहीं डालते, वहाँ नेता आपको हुटर बचाते हुए सड़क पे दिखाई नहीं देते, वहाँ काम अपने आप होते चले जाते हैं, वहाँ जानवरों को बाहर घुमाते ले जाते हैं तो गंदगी फैलाने वाले उसको खुद कलेक्ट करते हैं। राजनीति और लोग दोनों हमें बाहर जाते हैं तो बहुत सभ्य दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में ये स्थिति क्यों नहीं बन पाती? हमारे जो नेता हैं, आप ये देखिए कि वो छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, अगर वो 2 चुनाव लड़ता है तो उसकी संपत्ति पहले से कहीं गुना मतलब होती चली जाती है, और हम बहुत धनाढ्य हमारे उद्योग ये नेता होते जा रहे हैं। तो ये भारत जो मोरलिटी, क्या हम बिल्कुल गंवा चुके हैं इसको, और उसके लौटने की कोई उम्मीद भी नहीं है क्या हमें? देखो, नैतिकता बहुत व्यापक शब्द है और अपनी व्यक्तिगत चॉइस का सवाल है। आप नैतिक होना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा, चाहे सिस्टम भी बाध्य करे आपको। अगर आप अपनी मॉरलिटी के साथ रहना चाहते हैं तो वहाँ कोई रोक नहीं है, हमारा सिस्टम भी नहीं रोकता किसी को। उसके अलग अगर आप तंत्र का हिस्सा हैं, चाहे नौकरशाही में या राजनीति में, अगर आप नैतिक हैं तो उसके जोखिम आपको खुद उठाने पड़ेंगे। उसमें आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मेरे प्रति कोई लोग सहानुभूति रखेंगे। आप समाज में भी ईमानदार रह सकते हैं, नौकरशाही में भी ईमानदार रह सकते हैं, राजनीति में भी ईमानदार रह सकते हैं।
और ईमानदारी और नैतिकता एक दूसरे के लगभग पर्याय से ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, आप ये बताइए कि क्या आज का भारतीय समाज नैतिक है? समाज का जो ओवरऑल है वो खुद ही नैतिक नहीं है, वहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास वहीं पर हो चुका है। तो ऐसे में इस समाज से जो लोग निकलेंगे, चाहे वो नौकरशाही में जाएं या किसी और क्षेत्र में या राजनीति में, तो उनसे आप कोई बहुत लंबी चौड़ी अपेक्षाएं नहीं रख सकते। दिक्कत कहाँ से आई है? दिक्कत यहाँ से आई है कि एक दौर ऐसा रहा है कि जब हमारे लोग, खासकर जो पॉलिटिकल लोग थे, वो एक आंदोलन के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से जब लड़ रहे थे, तो एक प्रकार की नैतिकता अपने आप आ गई थी, वहाँ नैतिक मूल्य थे। और उसका जो नेतृत्व आंदोलन का जो लोग कर रहे थे, बहुत सीधे साधे सरल और बड़े नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग थे। वो गोल्डन पीरियड था मॉरलिटी के लिहाज से। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो चीज़ें जाती रहीं, पुरानी होती रहीं, हम अपने पुराने रूप में लौटते आए कि हम ना पहले बहुत नैतिक थे, ना बाद में कोई नैतिक रहे। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है सारा मॉरलिटी में, ये ओवरऑल है और वो राजनीति में हमें लगता है। और एक दूसरे को आप ये देखिए कि हम हमेशा कहते हैं कि फलां नेता नैतिक नहीं है, फलां अफसर नैतिक नहीं है। ये कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कितने नैतिक हैं। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया एक बार कि देखिए, भ्रष्टाचार नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस देश में, इस यहाँ के समाज में कभी मैंने ये नहीं देखा कि परिवार के लोग अपने ही परिवार के भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसके भ्रष्टाचार के बारे में वो जानते हैं बखूबी, उससे कभी दूरी बना के नहीं रखते। पत्नी को भ्रष्ट पति एक्सेप्टेबल है, बच्चों को अपना बाप भ्रष्ट है, ये एक्सेप्टेबल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं इससे, क्यों? वो उनके लिए माल ला रहा है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन यही लोग जब शाम को बैठते हैं टेलीविज़न के आगे, तो ये कहते हैं कि यार ये नेता तो बहुत ही करप्ट है, दूसरे वाला आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम, वो और भी भ्रष्ट निकला। तो एक अजीब सा विरोधाभास है। आदमी, मतलब हंसी आती इन चीज़ों पे कि हम क्या करते हैं, मतलब हमें अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता, दूसरे के भ्रष्टाचार को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। ये समाज का जो दोगलापन है ना, ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे कब छुटकारा मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। आपने एक ऐसे देश से तुलना कर दी, जापान से, जहाँ की कार्य संस्कृति आप देखेंगे और जहाँ वहाँ के नागरिकों का चरित्र देखेंगे, उसके सामने हम कहीं नहीं टिकते। हमारे पास चरित्र की, नैतिकता की, ईमानदारियाँ की सिर्फ कहानियाँ हैं, अतीत है, अतीत की हैं कि एक राजा था, बहुत ईमानदार था, एक फला व्यक्ति था, बड़ा कमिटेड था, बड़ा नैतिक मूल्यों को विश्वास करने वाला था। हमारे अतीत में सारा गौरव गान है, यश भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ आके जब हम आते हैं अपने वर्तमान में, तो सिर्फ लफाजी है, यशस्वी, ऊर्जावान, ईमानदार, कर्मठ, सब निकम्मे ऊपर से नीचे तक। जिस भी व्यक्ति के बारे में ये विशेषण लिखे जाएं, इलेक्शन के दिनों में खास तौर से आप देखते होंगे कि ऊर्जा से भरपूर है, निष्ठावान है, कर्मठ है, ये आप ये मान के चलिए, ये वो गालियाँ हैं जो वो खुद को दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। सच्चाई है। अब कहाँ जापान, ऐसे कई उदाहरण आपको पश्चिमी देशों में मिल जाएंगे जहाँ के प्रधानमंत्री, मतलब जब अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले अपना घर खाली किया था, तो वो अपना सामान खुद उतार रहे थे। किसी भी पश्चिमी मुल्क का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो ट्रेन में चढ़ जाता है, नोबडी बॉदर्स कि कौन आगे कौन नहीं, उसे सीट कोई ऑफर नहीं करता। और हमारे यहाँ नेता का बेटा इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बाप की उम्र से ज़्यादा के लोग उसके पैर छूते हैं, और बाप खुश होता है वो नेता कि मेरे बेटे को भी सम्मान मिल रहा है और ये लोग इसी लायक हैं कि इसके पैर छुए। अब कहाँ नहीं है बताओ, ऊपर से नीचे तक भरे पड़े। तो ये हमारे कहीं, हमारे चरित्र में बुनियादी रूप से कोई बहुत बड़ी कमजोरी आ चुकी है, जिसकी तरफ हम किसी का ध्यान ही नहीं है। और मैं एक पश्चिमी विचारक को पढ़ रहा था, उसने कहा था कि नैतिकता दिमागी कमजोरी है। वो नियम हम पे लागू हो रहा है और कहीं शायद नहीं होता। मतलब अगर आप मॉरल हो तो ये आपकी मेंटल वीकनेस है, आप फिर इसका मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हो। और एक नेपोलियन था, वो कहता था कि नैतिकता के नियम मुझ पे लागू नहीं होते। अब कौन था नेपोलियन? नेपोलियन तो भाई बहुत बड़ी ताकत था। तो उसने ये कहा है दूसरे तरीकों में कि मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मॉरलिटी के जो लॉज हैं, जो अपेक्षाएं, वो मेरे ऊपर लागू नहीं होती। तो आप इस समाज में देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नैतिकता के नियम हम पे लागू नहीं होते। कहते नहीं, वो
लेकिन उनका व्यवहार ऐसे मिलेगा हमेशा आपको कि नैतिकता की बात उनसे मत करो, वो इससे ऊपर के लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, मतलब उनको छेड़ना नहीं है आपने, है ना। तो ये जो वैचारिक दोगलापन है हमारा सारा का सारा, सिर्फ दूसरों की, अच्छा ये कहावतें हमारी बनी हुई हैं कि आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो ये 3 उंगली आपकी तरफ 4 आती, कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में ये कहावत, अपने यहाँ हमारे यहाँ है। और सारी जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं ना उसके तो हम आदी हैं, वो तो हमसे सारी लफाजी करा लो दुनिया भर की। अब ये वजह हमें देखनी पड़ेगी कि क्या इसका ताल्लुक कहीं आर्थिक स्थिति से है। मैं ये मान सकता हूँ कि जो अभावग्रस्त समाज है जिसमें तो दोहा भी है जी, समर्थ को दोष न है ना, वो अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर लेता है, उम्मीदें कर लेता है, लेकिन यहाँ तो अजीब स्थिति है कि जो जितना अमीर है वो उतना ज़्यादा भ्रष्ट है। तो यहाँ गरीब भी उसी स्तर पे है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन है, गरीब आदमी के पास ये जस्टिफिकेशन है कि उसने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कोई गलत काम कर लिया होगा, लेकिन ये जस्टिफिकेशन वहाँ नहीं है, लेकिन वो जम के करते हैं उस तरीके से। तो हमारे यहाँ तो एक प्रकार की आपसी सहमति है सारे स्टेक होल्डर्स में कि भैया करे जाओ कुछ नहीं होने वाला। और जो भी विशेषकर राजनीति में जो तबका सत्ताधारी दल बन के आता है वो, और आज की बात नहीं, 1937 में जब पहली बार सरकारें बनी थीं और कांग्रेस की सरकारें थी वो सारी की सारी, तो महात्मा गांधी के पास लोग गए ये शिकायत लेके कि बापू ये फला मंत्री जो है ये तो करप्ट हो गया। और उस समय करप्शन कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, 10-5-20 रुपए का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो बापू ने तब ये कहा था कि ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस के बजाय तो मैं चाहूँगा कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए। वो तो अपने प्रधानमंत्री जी भी कोट करते हैं। नेता लोग गलत कोट करते हैं, ये 37 की बात है, जब तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो इससे एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेबल है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, दोनों चीज़ आएगी। सत्ता आपको भ्रष्ट करती है, तो यहाँ सत्ता भ्रष्ट करती है, नो डाउट। आप जो भी एक बार का विधायक है, पहली बार चुना जाता है, आप ये देखिए 2-3 बार में तो उसके पास हालात ऐसे हो जाते हैं आप समझ नहीं सकते किस तरह की स्थिति आ जाती है। उसके बाद हज़ारों करोड़ का मामला, सैकड़ों करोड़ का मामला, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी तरह की। फिर जनता उनसे फिर यही एग्जाम्पल लेती है कि मौका लगे तो तुम भी ले लो। नहीं, वो ऐसे हालात कर देते हैं कि अगर कोई वही जो कहते हैं ना कि भाई इसे मौका मिला था इसने छोड़ क्यों दिया, हम ही लोग कहते हैं उसमें कि बेवकूफ़ है जो घर आती लक्ष्मी को ठुकरा दे। क्या सिद्धांत है ये घर आती लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी, ये तो कोई प्रश्न नहीं करता ना। तो ठीक है पैसा चाहिए जीवन में, लेकिन कैसा पैसा ये सवाल नहीं रहा। और इसकी न किसी बात को इसको चिंता है, और आप देखेंगे लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, कहीं कुछ नहीं होना। बेसिक कैरेक्टर ये उससे चीज़ों की कहानियाँ बहुत हमारे पास, अब जैसे व्यवहार में नहीं है चीज़। अब जैसे सर ये तो बीजेपी का तो क्लियर है कि ये इस्तीफे नहीं देते हैं, इन्होंने कर रखा है भाई हम इस्तीफे नहीं देते, हमारी पार्टियों में इस्तीफे नहीं होते। अब जैसे इस सरकार के एक मंत्री हैं जिनका कहते हैं नंबर 2 वही, मतलब जब भी मोदी जी की रिप्लेसमेंट होगी तो नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाएगा। लेकिन एथेनॉल का जो मुद्दा है, और एथेनॉल पे ये मतलब प्रमाणों के साथ ये बात सामने आई है कि उनके बेटे ने बहुत पैसा बनाया है इसमें, और एथेनॉल पे उनके बहुत बड़े बड़े प्रवचन भी नितिन गडकरी के मिल जाएंगे। तो एक आदमी जिसको देश एक सक्सेसर के रूप में देख रहा है कि मोदी जी के बाद वो आएंगे, तो क्या उनकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस पे बताएं जनता को कि भाई फैक्ट ये है, बात ये फैली हुई है, ये कारण है, मतलब एक जस्टिफिकेशन दे दें। या फिर जैसे अश्विनी वैष्णव है, उनके बेटे ने कुछ थोड़े से पैसे लगा के गुड़गांव में एक फर्म बनाई, और वो फर्म है ना देखते ही देखते सर मतलब माला माल होती चली गई। तो जो अश्विनी वैष्णव क्या उनका ये नैतिक फर्ज नहीं बनता कि देश की जनता को वो एक सच्चाई बता दें कि भाई फैक्ट ये है, मेरे बारे में ये गलत प्रचार हो रहा है। इस तरह की मतलब मोरलिटी नहीं है। या फिर कांग्रेस में भी आप कांग्रेस सरकार पे लगाओ, उन्होंने भी कभी ऐसे स्पष्टीकरण नहीं दिए, जबकि भ्रष्ट तो वो भी थे सर। भ्रष्टाचार मुझे तो लगता है कई बार ये राजनीति की लड़ाई है ही नहीं, ये कारोबार की लड़ाई है सारी की सारी। अगर इसमें पैसा ना हो, इतना बड़ा आकर्षण ना हो, अगर ये बताओ ना कि राजनीति आपको केवल उतना ही कमाने की छूट दे जितना आपको वेतन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आम आदमी आपको सम्मान
करना ही छोड़ दे, मतलब इसलिए नहीं, मतलब उसकी हैबिट नहीं है कि अब तो यहाँ जैसे विधायक आएगा तो या मंत्री आएगा, वो हर एक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं लोग, 3-4 दिन नशा उनका उतरता कि मंत्री हमारे घर आया था, देवताओं की तरह उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में लेटते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रपंच करते हैं। अगर ये आकर्षण खत्म हो जाए और नेता के हाथ से नौकरी और तबादले का और टेंडर का अधिकार खत्म हो जाए तो आप देखना वही नेता जब मौका ही नहीं मिलेगा क्या करेगा। नहीं, हरियाणा में तबादले और नौकरी का तो वो मतलब अधिकार खत्म कर रखा, लेकिन नेता यहाँ भी अमीर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या है कि जैसे हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के तौर तरीकों में नए इनोवेशन हो रहे हैं। आज इनोवेशन ये है कि एक मंत्री ये कहता है कि भैया पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओगे तो आपकी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और आपको लाभ होगा। उस समय भी कुछ लोग जब वो ये कह रहे होते हैं ये डाउट करते हैं उस पर, लेकिन वो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, पेट्रोल में तो मिलाते ही हैं। बाद में पता चलता, और पता किसने चलाया, ये किसी कांग्रेस के नेता ने विस्फोट नहीं किया, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। कहाँ से ये खबर आई है कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचार, नेता नितिन गडकरी इसका अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे, और मजे की बात है उनकी पार्टी भी नहीं कर रही है। और नितिन गडकरी आज से तो राजनीति में है नहीं, 30-40 साल से बहुत बड़ी सुतरी लगाते हैं जी। बात सुथरी होता है जब तक आदमी स्थापित नहीं हो जाता ना। राजनीति में स्थापित का मतलब है कि एक बार आप किसी सदन में पहुंच जाए। 1-2 लाइफ है पॉलिटिकल आदमी की, हाल तो सफलता दर बहुत कम है, कोई जरूरी नहीं कि लाखों लोग राजनीति करते हैं, 2-4 लोग उसमें से कामयाब होते हैं। तो एक सदन में प्रवेश से पहले का व्यक्तित्व, एक सदन में प्रवेश होने के बाद का व्यक्तित्व। पहले वाले में ईमानदारी, संघर्ष, तमाम अच्छी चीज़ें होंगी, बट द मोमेंट ही टेक्स द ओथ एज ए मेंबर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, एक उस शपथ के ग्रहण करते ही उसके अणु और हर एक कोशिका में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि फिर वहाँ वो जिन लोगों से मिलता है वो या तो वो हैं जो उससे पहले भ्रष्ट हो चुके हैं और मजे ले लिए उन्होंने जीवन के, या उसमें एक आकर्षण रहता है इस चीज़ को, उनसे वो गाइडेंस भी लेता है। अच्छा। या वो उनको बताते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, देख तेरे इलाके में माइनिंग का काम है और तेरे यहाँ इतने ठेके हैं, फलाना कमा गया, ये कर गया, और राजनीति में तू आएगा कम से कम दिन में 100 लोग तेरे पास चाय पीने आएंगे, ये खर्चे कहाँ से आएंगे, तेरी गाड़ियों के खर्चे कहाँ से आएंगे। अब जो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिलती है एमएलए का, उसमें तो काम चलता नहीं। तो पूरा सिस्टम ये कहता है कि भैया आप आगे हो, इस पर चिंता मत करो, आप नए विधायक हो और अब हम आपको वो तौर तरीके सब समझा देंगे कहाँ से माल आता है। तो धीरे धीरे वो विधायक 6 महीने शायद थोड़ा सा आपको लगेगा कि ठीक ठाक है, लेकिन वर्षगांठ आते आते वो पहले वाले का बाप बन जाता है। उसे सारे तरीके पता चल गए, लूट खसोट के और कहाँ से साधन रखे हुए। दूसरे, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उनका विधायक अगर मंत्री नहीं है तो उसकी अतिरिक्त आय का प्रबंध कैसे किया जाए, उसे किसी मंत्री के साथ अटैच कर दिया जाता है कि साहब देखिए आपकी कलेक्शन महीने की 10 करोड़ है, तो ये 2 विधायक हैं आपके साथ, 3 मैं अटैच कर रहा हूँ, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो वहाँ से आ जाता है। कुछ एक को एक्स्ट्रा विधायक को चेयरमैनी दी जाती है ऐसे खास कॉरपोरेशन की जहाँ माल है, मलाईदार पोस्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो सरकार का मुख्यमंत्री, उसका मुखिया ये तय कर लेता है कि विधायक संतुष्ट रहें, और विधायक की संतुष्टि तभी है जब वो महीने में, जैसे हरियाणा के संदर्भ में बात करूं, अगर कोई विधायक 50-60 लाख रुपए पर मंथ से कम कमा रहा है, उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। 1-2 करोड़ इतना तो आना ही चाहिए। और आप उनको देखना कि जब वो सदन से पहले की जो उनकी स्थिति होती है, उनके शरीर की बनावट देखना, और साल भर बाद वो पहचानता नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, यूपी में तो एक शब्द होता है कल्ले चढ़ गए। अच्छा। ऐसा दिखेगा बिल्कुल लाल, ये पूरा का पूरा, और उसकी जो ड्रेस है वो सीख जाता है। वो पूछता है कि भाई ये जो विधायक 2 बार का है, 3 बार का या मंत्री, उसके कपड़े कहाँ से ले जाते हैं, वो किस तरह की खादी सिल्क की कौन सी वैरायटी पहनता है, कौन सा लिनन पिनन क्या होता है वो होता है, तो कहाँ से वो जूते लेता है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। मैंने एक विधायक ऐसा देखा जिसका बेटा 2 लाख की जीन्स पहनता था, 2 लाख की जीन्स, और वो ईमानदार था। और हम इन सारे भ्रष्ट, गंदे और निकृष्ट लोगों का सम्मान करते हैं, तो उनको ये पता है कि तुम कितना ही भ्रष्टाचार कर लो, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आने वाली, जितना करोगे उतनी इज्जत बढ़ती जाएगी। हाँ। और अब जो देखिए बेशर्मी कितनी हो गई है कि
साम दाम दंड भेद से सत्ता हासिल करनी है, चुनाव जीतने, ये कहते हुए किसी भी नेता को शर्म ही नहीं आती। या तो वो ये मानते हैं कि इन 4 शब्दों का अर्थ जनता नहीं जानती, जबकि बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, और किसी आदमी में अगर ये चारों प्रवृत्तियां हैं तो वो आदमी है ही नहीं, वो तो पशु है। फिर एक चीज इस और पर भी किसी है को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई अच्छा आदमी चुनाव लड़ रहा है सर, हाँ। और उसके पास साइकिल है और वो उन सारे कैंडिडेट में सबसे अच्छा है, चुनती तो जनता उस साइकिल वाले को भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो डिफेंडर वाले को चुनती है जिसके पास कई करोड़ वो की ये गाड़ी। कहते हैं, आज आप, मैं हरियाणा का बार बार जिक्र करता हूँ, अगर आपको राजनीति हरियाणा में करनी है, जो रिजर्व सीट है वहाँ तो चूँकि गरीब किस्म के लोग आमतौर पर आते हैं, नेता है ना, वो उनको भी लगाने पड़ते हाँ, हैं। आ जाए वो सामान्य जो क्षेत्र हैं, जनरल जो सीट्स हैं, वहाँ पे अगर कोई राजनीति करने की सोच रहा है तो उसके पास मिनिमम रोज के 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने, सिर्फ राजनीति करने की बात बता रहा हूँ मैं, सफल होने की बात नहीं, कि वो सुबह निकलेगा, उसके पास जो गाड़ी है उसके निकलने की 10,000 रुपये कम से कम चाहिए जी उसको, आज की महंगाई से। एक फॉर्च्यूनर, या उससे मुझे तो क्या ब्रांड व्रांड पता नहीं गाड़ियों के, फॉर्च्यूनर एक पता है जरूर, इससे बड़ी जो और गाड़ियाँ वो आजकल डिफेंडर चर्चा में है। अच्छा, डिफेंडर, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसका उतना बड़ा ब्योत, उसमें उतनी ही ज्यादा जनता की रुचि है। उसकी जगह अगर आप किसी बहुत ईमानदार साधारण परिवार के आदमी को, जिसकी नीयत भी साफ है, वो राजनीति में आएगा, हम ही लोग उसको खारिज कर देते हैं। क्या यार, उसके घर गए थे, 1 कप चाय तो उसके पास है नहीं। मतलब आपके पास बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, एक लॉन हो जिसमें 100-150 लोग चाय पीते हों, इसीलिए आप यहाँ देखो ना कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं लोग, आप उसका अगर कोई सर्वेक्षण करे, कोई शोध प्रबंध लिखे इस पे, तो वो कैसे लोग हैं। इतने लोग, उनके पास कमाई के साधन इतने हैं, उनकी लाइफ इस तरह की है, आमतौर पर यही स्थिति है। और ऐसे लोगों के प्रति जब तक हमारे मन में इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, तो हम उनको यही, उनकी जो अनैतिक चीज़ें, उनका ही पोषण करते रहेंगे। तो ये ऐसी समस्या आपने छेड़ दी है कि इसका हल कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, एक दौर था, अभी तक था, जब देवीलाल कहते थे कि लोक लाज से चलता है, तो उसमें मतलब कर तो सब कुछ लो, है ना, थोड़ी शर्म रखो, थोड़ी सी शर्म रखो। मैं आपको पुराना उदाहरण बताऊं कि जब शुरू पंडित नेहरू के समय में लाल बहादुर शास्त्री उनकी पार्टी के खजांची थे, कोषाध्यक्ष थे, लोग नहीं जानते इस बात को, और ईमानदारी में तो उनका कोई जवाब नहीं लाल बहादुर शास्त्री का। तो कहीं कांग्रेस को पैसा चाहिए था, कि तब चंदे की राजनीति होती थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा एक सेठ को, शायद बिटला थे, तो उन्होंने लिखा कि भाई बतौर प्रधानमंत्री मुझे कहना नहीं चाहिए आपसे, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन हमारी पार्टी को पैसे की ज़रूरत है, और आप अपना एक अनुदान राशि का चेक इस पते पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भेज दीजिएगा। है तो भ्रष्टाचार ही, लेकिन थोड़ा सा कि मुझे शोभा नहीं देता, प्रधानमंत्री हूँ, पिछले 20-30 साल के प्रधानमंत्री तो शायद ये हरकत नहीं करते इस तरह की। या ऐसे ही वो राणा बंधु थे, उन्होंने बड़ी मदद की कांग्रेस की, उनकी एक एयरवेज भी चलती थी, तो उसका ठेका देने के एवज में उनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई। ये मैं आपको सन 52-53 की बातें बता रहा हूँ। तो प्रश्न तब भी वहाँ गलती थी। मतलब वो जो राणा थे, अगर वो थोड़े से और मेहनती होते तो वो आज के अडानी बन सकते थे। हाँ, और इस सवाल पे कांग्रेस के अंदर बहस छिड़ी कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कम से कम वहाँ उस समय ये तो दौर होता था एक दूसरे का विरोध करने का, और वो चीज़ें ओपन होती थी। ऐसे बहुत नेता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के हुए, जो बाद में 15-20 सालों तक उन्होंने राजनीति की। पंडित भगवत दयाल शर्मा उसमें शामिल है, हरियाणा से चौधरी देवीलाल शामिल हैं। वो खुलेआम कहते थे भैया हम पैसा लेते हैं, चंदे से ही सार्वजनिक जीवन चलता है, लेकिन उस पैसे को वो अपने घर कभी नहीं ले गए। तब दिक्कत ये थी ना सर कि जो आज़ादी में जो पत्रकार सक्रिय थे, हाँ, वो आज़ादी के कुछ सालों बाद तक ईमानदार मतलब पत्रकारिता करते रहे। अब आप ये फ़र्क देख लो, जब ये अपनी इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो यही हमारी भारत की मीडिया थी, क्या धज्जियाँ उड़ाते थे सर ये कांग्रेस की। मतलब एक से एक स्टोरी रोज आती थी भ्रष्टाचार की। ऐसा नहीं कि अब भ्रष्टाचार नहीं होता, किसी में छापने की हिम्मत नहीं होती जी इसका। 1947 से लेके 2014 तक भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में था, पत्रकारिता में, मीडिया में, सब जगह था, पॉलिटिक्स में तो था ही।
लेकिन 2014 के बाद भारत ने हर क्षेत्र में एक उड़ान भरी, सब मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सुपरसोनिक, इतने बड़े लेवल पर चीजें आ गई कि हमारी जैसी पीढ़ी के लोग तो पहचान ही नहीं पाए कि ये भ्रष्टाचार है या कुछ और है। अब जहाँ तक मीडिया की बात होती है, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो प्रताप नाम का अखबार निकालते थे, पत्रकार थे, लेकिन क्या वो सिर्फ पत्रकार थे? महात्मा गांधी अखबार निकालते थे, अंबेडकर निकालते थे, नेहरू निकालते थे, लाला लाजपत राय निकालते थे। मतलब हर नेता अपना एक अखबार निकालता था और वो अखबार ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होता था, उनकी नीतियों का विरोध करता था। तो यहाँ ये जो गोल्डन पीरियड रहा ना हमारे जर्नलिज्म का, अब इसकी उम्मीद अब आप कैसे कर सकते हैं? कुछ रिफ्लेक्शन रहा है कि 47 से लेके 15-20 साल लोग थोड़ा शर्मा शर्मी में रहे कि भाई नहीं कर सकते, और पत्रकारों से ये अपेक्षा भी की जाती थी, पत्रकार का मतलब ये है कि एक मोटे खद्दर का कुर्ता पहन रखा है, गरीब सा नीचे से चप्पल डाल रखे हैं और एक झोला टांग रखा है और पिटता फिर रहा है इधर उधर। फिल्मों में भी ऐसे दिखाते थे, कोई तपेड़े मर जाता तो था। पहले कभी उसको इज्जत मिलती थी, फिर वो थोड़ा सा उसको लोगों ने चाय पानी भी बंद कर दिया उसका, फिर पीटने भी लगे फिर उसके मर्डर भी होने लगे। तो एक नई जमात फिर अब आई पत्रकारों की, ये है। हाँ, और सारा जो हमारा ये ईमानदार समाज है, देखिए इस देश में अगर आप पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े, अगर मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख लोग होंगे, उस पे पूरे 140 करोड़ लोगों की नजर है उन 5 लाख करोड़ कि ये भ्रष्ट ना हो जाएं। अब बाकी सारी जनता भ्रष्ट, बाकी सारे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उनमें से अधिकांश विचारों का रोटी का संकट है। ये तो मतलब जो जिसको गोदी मीडिया कहे, कितने लोग होंगे ये। लेकिन हमारे से ये अपेक्षा की जाती है पत्रकारों से कि तुम मत बिकना और उनको नहीं देख रहे कि जो खरीद रहे हैं पकड़ के उनको घर से निकालो और जूत मारो उनको। क्यों खरीद रहे हैं वो? किसी नेता कोई आपको पूरी जिंदगी में 1 पैसा बिना मतलब नहीं देगा, भूल जाओ। अगर वो दिवाली पे या किसी त्योहार पे मिठाई का डिब्बा भी पहुंचा रहा है तो बहुत सा बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर डाल रहा है कि भाई साहब पूरे 1 साल तक आपने मेरा ध्यान रखना है। ठीक बात है यार। तो ये तो पूरा जिसको कहते थे ना कि वो पूरा का पूरा अब तो खैर गुंजाइश ही खत्म हो गई। मुझे लगता है कि जैसे खैर हमारे पास ऐसे दर्शक हैं सर जो मतलब इन चीज़ों को पे चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो ये संवाद की गुंजाइश भी खत्म हो रही है। अभी आप देखो सोशल मीडिया, जिसको मान लो उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, और ये जो सोशल मीडिया है ये लगातार सरकार की अब 2-3 दिन से एक नैरेटिव वहाँ पे मतलब सेट कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मोदी को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। जबकि हकीकत ये है सर कि कोई तबाह नहीं होना, जो एनडीए का कैंडिडेट है वो चुनाव जीतेगा और अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा। लेकिन जैसे वो गोदी मीडिया है, वो जो बीजेपी के जो नीति है उसका फॉलो, तो ये लोग भी तो इनका दोहन ही कर रहे हैं सर, जो फालतू की इस तरह की फेक न्यूज़ बना के व्यूज लेते हैं। ये क्या दो चीज़, एक तो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो था जैसे अंबानी अडानी के चैनल से, एक तो वो गोदी मीडिया, एक सोशल मीडिया में ही भी गोदी मीडिया है, हम उनको छोड़ देते हैं। इस सरकारों के इतने बड़े बड़े प्रबल और घोर समर्थक चैनल्स चला रहे हैं कि करोड़ों व्यूज हैं उनके भी, करोड़ों व्यूज हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो, और उनको देख के लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कुछ मतलब निष्पक्ष होंगे, लेकिन वो पूरी की पूरी साइड लेते हैं। और इतनी बारीकी से वहाँ काम होता है कि आपको अगर 30 मिनट का कार्यक्रम है, 20 मिनट ऐसा लगेगा सुनना कि जैसे ये सरकार के विरोधी हैं, और फिर धीरे धीरे कैसे करवट बदलते हैं, एकदम से कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि वो अपना फर्ज अदा कर देंगे वहाँ। अब जनता तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाती ना ठीक से, ज़्यादातर लोग, है ना, कुछ लोग तो समझते हैं। अच्छा, खबर का ये स्वभाव होता है धर्मेंद्र जी, अब बातचीत का ये स्वभाव है कि वो किसी न किसी के खिलाफ जाती है, किसी के पक्ष में जा रही, किसी के खिलाफ जा रही। फिर जनता के लिए बड़ा आसान होता है कि जिसके आप खिलाफ जा रहे हो तो आप वो ये कह देगा कि भाई उसने जो जिसके पक्ष में ये बोल रहे हैं तथाकथित रूप से, उसने इनको खरीद लिया। ये हैजर्ड्स हैं, ये जोखिम है पत्रकारिता के, और ये रहेंगे हमेशा। तो इस बात की परवाह किए बिना, जैसे मैंने कहा था, व्यक्तिगत ईमानदारी का विषय है। अगर आपको इस सारी चीज़ों में मजा आ रहा तो आप करते रहिए। उसका नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा पाएंगे, आप अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा, आप जीवन में कभी फॉर्च्यूनर डिफेंडर की बात नहीं सोच सकते। इससे शायद समाज को बड़ी शांति मिलेगी कि कम से कम हम तो भ्रष्ट हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमारे मोहल्ले में एक पत्रकार है बेचारा, वो ऐसे घूमता रहता है। सब पाखंड है।
और जो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, लेकिन मैं नेताओं का कायल हूँ सर, पता है, जैसे शायद ही कोई, अब अगर हरियाणा लेवल की बात करें तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे मतलब, लेकिन ये ना झूठ इतनी खूबसूरती के साथ बोलते हैं सर, मतलब मजा आ जाता है इनको, मतलब मैंने तो ऐसे नेता भी मिले जो कहते हैं कि आज वाला कैसा लगा मेरा, हाँ मतलब हमसे मजाक कर रहे थे वो, तो सही रहा ना। दोस्तों, कुछ साथियों के सवाल भी था सर ये कि उपराष्ट्रपति चुनाव पे आप बात करिए। देखो, उपराष्ट्रपति चुनाव पर मैं चलते चलते बात बता देता हूँ। सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया भी है कि नहीं। दिया भी कि नहीं दिया, लेकिन धनखड़ जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके बात। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और बेवक्त मिले हैं, 9-10 बजे के टाइम मिले हैं, क्या 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 है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सच्चाई ये है, जो सवाल उठ रहा है कि धनखड़ वहां इस्तीफा देने गए ही नहीं, गए। और भारतीय संविधान ये दो आरटीआई मांगी है जी, एक में कह रहे हैं गए, एक में कह रहे हैं नहीं जब गए। तक फिजिकली उपराष्ट्रपति प्रस्तुत होकर राष्ट्रपति के सामने खुद नहीं देंगे, तब तक मान्य नहीं तब होगा। तक वो मान्य नहीं है। और इस पे लेके बहस हो रही कि ये हुआ नहीं, ऐसे कुछ क्षेत्रों में आशंका है कि वो, लेकिन ये बात गए तो नहीं तब है। क्लियर हो ना जब धनखड़ जी आके कहें। अब धनखड़ जी को तो, अब धनखड़ जी 25 तारीख को रोहतक आ रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि अगर उन्होंने लेकिन यहाँ तब तक कुछ, तो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए। अगर कोई बात नहीं, अगर यहाँ धनखड़ जी का भय रोहतक की वीर भूमि पे आकर खत्म हो गया है और उनके अंदर कोई जाग गया और उसने कुछ कह दिया, तो फिर रोहतक, लेकिन रैली तो सफल हो ही जाएगी ना, रैली तो सफल होगी। रैली देखिए, धनखड़ जी से सहानुभूति जताने वाले लोग आएंगे, ये इन्होंने अच्छा, ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो अच्छा काम किया है। और एक छवि बड़ी सुधर गई कि देखिए, है ना, देखो लॉयल्टी कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में राजनीति शुरू की थी, उसी परिवार में अब जाके उनका खत्म करने की औपचारिक समापन हो रहा है। और कितने बड़े वो व्यक्ति रहे हैं, इस अर्थ में संबंधों को निभाने वाले हैं। और उधर अभय सिंह जी ने भी कह दिया कि हमारे 50 साल के संबंध है तो हमारा फर्ज बनता है, तो उन्होंने भी एक आदर्श स्थापित किया है, अभय सिंह चौटाला ने भी, है ना। और जनता तो हमारी है ही फिर वाह वाह करने के लिए। दोस्तों, चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, और कुछ नहीं तो एक थोड़े दिमाग में ना अलग अलग तरह के विचार पैदा होते हैं, चिंतन करने को विवश होते हैं। सच्चाई ये है कि नेता हम सबका आईना है, हम जैसे हैं हमारे नेता भी वैसे ही हैं, यथा प्रजा तथा राजा। भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें अतीत में जीने की आदत है। हम सोने की चिड़िया थे, हमारे ऐसे राजा थे, ऐसा शासन था, ऐसे लोग थे। हम कभी भी वर्तमान पे चर्चा नहीं करते, और यही हम सबके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। हम अच्छे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देते, लड़ने देते हैं तो चुनाव जीतने नहीं देते, गलती से कोई जीत जाए तो दोबारा नहीं जीतने देते। ये हम सबकी सच्चाई है। राजनीति का सच ये है कि वहाँ सब लोग पैसे बनाने जाते हैं, और जो जितने पैसे बनाता है वो उतना ही कामयाब होता है। तो जापान और भारत, जापान का मतलब है वो विकसित देश जिनमें हम जाने के लिए तरसते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। भारत मतलब वो देश जहाँ कोई मौका मिल जाए तो रहना नहीं चाहता, सच में नहीं रहना चाहते। आप ये देखिए कितने मतलब लाखों लोग ऐसे हैं हमारे जो पढ़ते लिखते यही हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद हम बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ बेहतर जीवन मिल रहा है। तो अगर हमें ऐसा देश बनाना है जिसमें हम गर्व के साथ और रहें, तो हम सबको बदलना होगा। राजनीति तभी बदलेगी जब हम बदल जाएंगे और हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। बेवक्त का वीडियो था, कोई मतलब नहीं था, और ये चर्चाएं लेकिन करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो चुनिंदा लोग अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा देश चाहते हैं, उनकी ये उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए, इस उम्मीद पर बात होनी चाहिए। हम कैसे इसको कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार।